कहानी की शुरुआत गोथम सिटी से होती है, एक ऐसा शहर जहां अमीर और गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी आसमान और जमीन जितनी है। यहाँ के अमीर लोग गरीबों को इंसान तक नहीं समझते। उनकी नजर में गरीब सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं। इसी शहर में रहता है आर्थर फ्लैक, एक ऐसा आदमी जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में गुजारा कर रहा है। आर्थर का सबसे बड़ा सपना है लोगों को हंसाना। वह एक मशहूर कॉमेडियन बनना चाहता है और उसका ख्वाब है कि एक दिन वह अपने पसंदीदा कॉमेडी शो के होस्ट के साथ उसी मंच पर खड़ा हो। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आर्थर दिन रात मेहनत करता रहता है। एक दिन वह सड़क किनारे एक कंपनी का विज्ञापन करने के लिए जोकर के भेष में डांस कर रहा होता है। तभी कुछ शरारती लड़के उसके पास आते हैं और उसका साइन बोर्ड छीन कर भाग जाते हैं। आर्थर घबराकर उनके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन वे लड़के उसे शहर की गलियों में काफी दूर तक भगाते हैं। आखिरकार वे साइन बोर्ड उसके चेहरे पर दे मारते हैं। बोर्ड टूट जाता है और इसके बाद सभी मिलकर आर्थर को बुरी तरह पीटने लगते हैं। जमीन पर पड़ा आर्थर दर्द से कराह रहा होता है, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं होती। काफी मुश्किल से वह अपने ऑफिस पहुंचता है और अपने बॉस को पूरी घटना बताता है, लेकिन सहानुभूति दिखाने के बजाय उसका बॉस उसी पर बरस पड़ता है। वह गुस्से में कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बच्चे भला ऐसा क्यों करेंगे? और अब कंपनी को टूटे हुए बोर्ड का नुकसान भी भरना पड़ेगा। इतना कहकर वह आर्थर की सैलरी काटने की धमकी दे देता है। आर्थर के अंदर आत्मविश्वास की बेहद कमी थी, इसलिए वह अपना पक्ष तक नहीं रख पाता। चुपचाप वहां से निकल आता है। घर लौटते समय उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि कोई मेरी बात पर यकीन तक नहीं करता? घर पहुंचकर वह अकेले में अजीब सा डांस करने लगता है। उसकी हर हरकत में दर्द और टूटे हुए इंसान की झलक साफ दिखाई देती है। उसकी कमजोर और दुबली पतली बॉडी बता रही थी कि जिंदगी उसे कितनी बेरहमी से कुचल रही है। अगले दिन वह अपने एक कलीग को पूरी घटना बताता है। उसका साथी अफसोस जताते हुए कहता है, यार तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी। इतना कहकर वह आर्थर को एक पिस्तौल देता है और कहता है, इसे अपने पास रख लो, कभी न कभी काम आ जाएगी। आर्थर पहले तो मना करता है, लेकिन वह आदमी जबरदस्ती पिस्तौल उसके हाथ में थमा देता है। पिस्तौल लेकर आर्थर घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वह बस में सफर कर रहा होता है। उसके सामने एक छोटा बच्चा बैठा होता है। आर्थर उसे हंसाने की कोशिश करता है और बच्चा उसकी हरकतें देखकर खिलखिलाकर हंसने लगता है, लेकिन तभी बच्चे की माँ भड़क उठती है। वह गुस्से में कहती है, दूर रहो मेरे बच्चे से। ये सुनते ही आर्थर अचानक जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन ये कोई आम हंसी नहीं थी। दरअसल आर्थर एक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। उसे अचानक और बेकाबू हंसी आने लगती थी, जिसे वह चाहकर भी रोक नहीं सकता था। महिला को अपनी परेशानी समझाने के लिए वह एक कार्ड निकालता है, जिसमें उसकी बीमारी के बारे में सारी जानकारी लिखी होती है। घर पहुंचने के बाद वह अपनी दवाइयां लेने लगता है। आर्थर बेहद गरीब था और ये दवाइयां उसके लिए बहुत महंगी थीं, इसलिए वह सरकारी मेडिकल प्रोग्राम की मदद से मुफ्त इलाज करवाता था। कुछ समय बाद वह अपनी मनोचिकित्सक से मिलने जाता है। वह उससे उसकी डायरी मांगती है। जैसे ही वह डायरी खोलती है, उसकी नजर एक दर्द भरी लाइन पर पड़ती है, मैं उस तरह मरना नहीं चाहता जिस तरह मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। यह लाइन आर्थर के अंदर छिपे अकेलेपन और टूटन को साफ बयां कर रहा था। घर लौटने पर उसकी माँ फिर उससे पूछती है, क्या थॉमस वैन की तरफ से कोई चिट्ठी आई? आर्थर जवाब देता है, नहीं माँ, आज भी कोई खत नहीं आया। दरअसल थॉमस वैन गोथम का सबसे अमीर और प्रभावशाली आदमी था। आर्थर की माँ को पूरा यकीन था कि अगर उसे उनकी हालत के बारे में पता चलेगा तो वह जरूर उनकी मदद करेगा। एक दिन काम से लौटते समय आर्थर की मुलाकात एक सिंगल मदर से होती है, जो अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। उसे देखते ही आर्थर के दिल में उसके लिए एक अलग सी जगह बन जाती है, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने घर लौट आता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ फिर उसी चिट्ठी का जिक्र छेड़ देती है। इस बार आर्थर झुंझलाकर कहता है, वह हमारी कोई मदद नहीं करने वाला। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। अगले दिन वही लड़की अचानक आर्थर के घर आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, मैं काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। आर्थर थोड़ी झिझक के साथ जवाब देता है, हाँ, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। उसकी यह बात सुनकर लड़की हंस पड़ती है और यहीं से दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। लेकिन आर्थर की जिंदगी में आने वाला यह सुकून ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं था। कुछ दिन बीतते ही आर्थर को एक और काम मिल जाता है। इस बार उसे एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में बच्चों का मनोरंजन करने के लिए बुलाया गया था। जोकर के मेकअप में सजा आर्थर बच्चों के सामने डांस और कॉमेडी कर रहा होता है। तभी अचानक उसकी जेब से वही पिस्तौल फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। पिस्तौल को देखते ही पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। बच्चे डर जाते हैं और हॉस्पिटल का स्टाफ हैरान रह जाता है कि आखिर एक जोकर के पास असली गन कैसे हो सकती है। यह खबर आग की तरह फैल जाती है और नतीजा यह होता है कि आर्थर को इस नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। हताश होकर वह अपने बॉस को फोन करता है और सफाई देते हुए कहता है, वो सिर्फ एक खिलौना गन थी, लेकिन उसका बॉस उसकी एक भी बात
मानने को तैयार नहीं होता। वह कहता है, मुझे सब पता है, तुम्हारे कलीग ने तुम्हें असली गन दी थी और तुमने खुद उसे अपने पास रखा था। ये सुनकर आर्थर का दिल एक बार फिर टूट जाता है, क्योंकि सच्चाई यह थी कि उसने वह पिस्तौल कभी मांगी ही नहीं थी, उसे तो जबरदस्ती थमाया गया था। उधर नौकरी जाने के बाद आर्थर ट्रेन में बैठकर घर लौट रहा होता है। उसी ट्रेन में 3 अमीर आदमी भी मौजूद थे जो एक लेडी को परेशान कर रहे थे। आर्थर यह सब देख रहा था। तभी उसकी मानसिक बीमारी की वजह से उसे अचानक जोर जोर से हंसी आने लगती है। तीनों आदमी समझते हैं कि आर्थर उन पर हंस रहा है। बस फिर क्या था, वे तीनों उस पर टूट पड़ते हैं। वे उसे इतनी बेरहमी से मारते हैं कि उसकी बॉडी से खून बहने लगता है। आर्थर बार बार उन्हें अपनी बीमारी के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को उसकी बात सुनने की फुर्सत नहीं थी। दर्द, बेइज्जती और लगातार सहते आ रहे जुल्मों का गुब्बार आखिरकार फट पड़ता है। गुस्से में आर्थर अपनी पिस्तौल निकालता है और उन तीनों पर गोलियां चला देता है। कुछ ही पलों में तीनों जमीन पर पड़े होते हैं। यह आर्थर की जिंदगी का वह मोड़ था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। घबराया हुआ आर्थर वहां से भाग निकलता है। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, मैंने 3 लोगों को मार डाला। डर के मारे वह एक सुनसान बाथरूम में खुद को बंद कर लेता है। शुरुआत में वह बुरी तरह कांप रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। फिर अचानक वह एक अजीब और रहस्यमयी डांस करने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो सालों से उसके अंदर कैद कोई भावना आजाद हो गई हो। उसकी हर हरकत में एक अजीब सा सुकून दिखाई दे रहा था, जैसे उसे अपने की पर कोई पछतावा ही न हो। घर पहुंचकर वह टीवी ऑन करता है। न्यूज चैनलों पर उसी घटना की चर्चा हो रही थी। टीवी पर थॉमस वेन बयान देते हुए कह रहा था, मारे गए तीनों आदमी मेरी कंपनी में काम करते थे और उनका कत्ल एक जोकर के वेश में मौजूद अपराधी ने किया है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शहर के गरीब लोग उन मारे गए लोगों के लिए दुखी होने के बजाय उस रहस्यमयी जोकर का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उनकी नजरों में वह जोकर अमीरों के अहंकार और जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ था। धीरे धीरे पूरे शहर में जोकर का चेहरा एक प्रतीक बनता जा रहा था। कुछ समय बाद आर्थर फिर अपनी मनोचिकित्सक यानी साइकाइट्रिस्ट से मिलने पहुंचता है, लेकिन इस बार उसे एक और बुरी खबर सुनने को मिलती है। वह महिला उदासी से कहती है, आज हमारी आखिरी मुलाकात है। सरकार ने इस प्रोग्राम की फंडिंग बंद कर दी है। अब मैं तुम्हारा मुफ्त इलाज नहीं कर सकती। ये सुनते ही आर्थर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी दवाइयां, उसका इलाज और उसकी आखिरी उम्मीद सब उससे छिन चुके थे। उधर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में वह एक कॉमेडी क्लब में स्टैंड अप परफॉर्मेंस देने पहुंचता है। वह लोगों को हंसाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह स्टेज पर बोलना शुरू करता है, उसकी बीमारी फिर उसे परेशान करने लगती है। उसे बार बार बेकाबू हंसी आने लगती है। दर्शक उसकी बातों को समझ ही नहीं पाते और देखते ही देखते उसका पूरा शो बुरी तरह असफल हो जाता है। टूटा हुआ आर्थर वहां से सीधे घर लौट आता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ उसे एक चिट्ठी देती है और कहती है, बेटा इसे थॉमस वेन को भेज देना। लेकिन इस बार आर्थर वो चिट्ठी पढ़ लेता है और जो कुछ उसमें लिखा था उसे पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हैरानी से अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है, आपने मुझसे यह बात इतने सालों तक क्यों छुपाई? तब उसकी माँ बताती है कि वह और थॉमस वेन कभी एक दूसरे से प्यार करते थे। वे शादी करना चाहते थे, लेकिन समाज और उनके बीच की आर्थिक दूरी ने उन्हें अलग कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी माँ दावा करती है कि आर्थर थॉमस वेन का बेटा है। ये सुनकर आर्थर के मन में सालों से खाली पड़ा एक सवाल अचानक भरने लगता है। वह अपने पिता से मिलने का फैसला करता है। जब वह थॉमस वेन की आलीशान हवेली पहुंचता है तो उसे गेट के अंदर एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। आर्थर उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां एक बटलर आ जाता है और उसे रोक देता है। वह सख्त लहजे में कहता है, अनजान लोगों से बात नहीं की जाती, अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन आर्थर जाने को तैयार नहीं था। वह कहता है, मेरी माँ ने 30 साल तक थॉमस वेन के लिए काम किया है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मैं थॉमस वेन का बेटा हूँ। ये सुनते ही बटलर का चेहरा बदल जाता है। वह गुस्से से कहता है, तुम्हारी माँ ने यह कहानी खुद बनाई है, उसका थॉमस वेन से कोई संबंध नहीं था। तुम दोनों बीमार हो। ये सुनकर आर्थर के दिल पर एक और गहरा वार पड़ता है। वह चुपचाप वहां से लौट जाता है। घर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसकी माँ को गंभीर अटैक आया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। अस्पताल के बाहर बैठा आर्थर अपने विचारों में खोया होता है कि तभी 2 पुलिस अधिकारी उसके पास आते हैं। वे उससे ट्रेन में हुई 3 हत्याओं के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन आर्थर अनजान बनते हुए कहता है, मुझे नहीं पता आप किन लोगों की बात कर रहे हैं। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि यही सवाल पुलिस ने उसकी माँ से भी किए थे और शायद उसी तनाव की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। कुछ देर बाद वह अपनी माँ के कमरे में पहुंचता है। वहीं पास में वह लड़की भी मौजूद होती है जिससे उसकी दोस्ती हुई थी। कमरे में टीवी चल रहा था और स्क्रीन पर वही शख्स दिखाई देता है जिसे आर्थर हमेशा अपना आदर्श मानता आया था, गोथम का सबसे मशहूर टीवी होस्ट और कॉमेडियन। आर्थर बड़ी दिलचस्पी से उसका शो देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब
हो जाती है क्योंकि टीवी पर उसके स्टैंड अप शो की रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही थी और उसका सबसे बड़ा आइडल पूरी दुनिया के सामने उसका मजाक उड़ा रहा था। स्टूडियो में बैठे लोग जोर जोर से हंस रहे थे, लेकिन इस बार वे आर्थर के साथ नहीं, उस पर हंस रहे थे। ये नजारा देखकर आर्थर अंदर तक टूट जाता है। जिस इंसान को वह अपना हीरो मानता था, आज वही उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती का कारण बन चुका था। अगली सुबह आर्थर जब उठता है तो न्यूज चैनलों पर पूरे गोथम की हालत दिखाई जा रही होती है। शहर धीरे धीरे अराजकता की तरफ बढ़ रहा था। गरीब लोग जोकर के मास्क पहनकर सड़कों पर उतर आए थे और अमीर लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अब यह सिर्फ एक विरोध नहीं रह गया था, यह अमीर और गरीब के बीच छिड़ी एक खुली जंग बन चुकी थी और इस आंदोलन का प्रतीक बन चुका था जोकर। सभी उसका मास्क पहने हुए थे। जब आर्थर यह सब देखता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। शायद अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी मौजूदगी का भी कोई मतलब है, कि किसी ने उसकी तरफ ध्यान दिया है, कि वह भी किसी के लिए मायने रखता है। उसी दौरान शहर में एक बड़े थिएटर के बाहर भी भारी प्रदर्शन चल रहा था। अंदर शहर के रईस लोग आराम से फिल्म देख रहे थे, जबकि बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे। पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर आर्थर चुपचाप थिएटर के अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद वह वॉशरूम में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात आखिरकार थॉमस वेन से हो जाती है। सालों से उसके मन में दबे सवाल अब बाहर आने वाले थे। आर्थर कांपती आवाज में कहता है, मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन थॉमस उसकी बात सुनकर भड़क उठता है। वह सख्त लहजे में कहता है, मैं ऐसी किसी औरत को जानता तक नहीं। और अगले ही पल वह आर्थर के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। आर्थर की नाक से खून बहने लगता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसका दिल टूट चुका था। उसकी आखिरी उम्मीद भी अब बिखर चुकी थी। घर लौटते समय उसे पुलिस का फोन आता है। वे ट्रेन में हुई 3 हत्याओं के बारे में उसे पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान उसे एक और खबर मिलती है। जिस मशहूर टीवी होस्ट को वह बचपन से अपना आदर्श मानता आया था, उसने आर्थर को अपने शो में बुलाया था। दरअसल आर्थर की कॉमेडी क्लिप दिखाने के बाद उस शो की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। यह सुनकर आर्थर बेहद खुश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद आखिरकार उसका सपना सच होने वाला है, लेकिन उससे पहले उसे एक और सच्चाई जाननी थी। उसे बटलर की कही हुई बात याद आती है, तुम्हारी माँ बीमार है और यह कहानी झूठ है। सच्चाई की तलाश में आर्थर उस मानसिक अस्पताल पहुंचता है जहां कभी उसकी माँ का इलाज हुआ करता था। वह उनकी पुरानी फाइल मांगता है, लेकिन अस्पताल वाले उसे कोई जानकारी देने से इनकार कर देते हैं। आखिरकार वह मौका देखकर फाइल चुरा लेता है और वहां से निकल जाता है। जब वह फाइल पढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ का एक हिंसक आदमी के साथ संबंध था। वह आदमी उसे बुरी तरह प्रताड़ित करता था और उसी दौरान छोटे आर्थर पर भी बेहद क्रूर अत्याचार हुए थे। फाइल के अनुसार बचपन में उसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी और शायद वही घटना उसकी मानसिक बीमारी की एक बड़ी वजह बनी। ये सच जानकर आर्थर पूरी तरह टूट जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी या सच। भटकता हुआ वह उस महिला के घर पहुंचता है जिसे वह अपना सबसे करीबी दोस्त समझता था, लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। वह महिला कभी उसकी दोस्त थी ही नहीं। दरअसल उनके बीच जो रिश्ता आर्थर सोचता था वह सिर्फ उसकी कल्पना थी, उसकी मानसिक दुनिया में बना हुआ एक भ्रम। असलियत में उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आर्थर की दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। जिस माँ पर उसे भरोसा था वह झूठी निकली, जिस प्यार को वह सच समझता था वह भ्रम निकला, और जिस पहचान की तलाश में वह भटक रहा था उसका कोई जवाब नहीं था। गुस्से, दर्द और टूटन से भरा आर्थर अस्पताल पहुंचता है। वह अपनी माँ के कमरे में जाता है, कुछ पल उसे देखता रहता है और फिर एक तकिए से उसका दम घोंट देता है। उसकी जिंदगी का आखिरी रिश्ता भी अब खत्म हो चुका था। घर लौटने के बाद उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। वह तस्वीर उसकी माँ की थी। तस्वीर के पीछे एक संदेश लिखा हुआ था, तुम्हारी मुस्कान बहुत खूबसूरत है, और उसके नीचे थॉमस वेन का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर आर्थर फिर उलझन में पड़ जाता है। क्या उसकी माँ सच बोल रही थी या फिर यह भी किसी अधूरी कहानी का हिस्सा था? इन्हीं सवालों के बीच वह धीरे धीरे अपना जोकर मेकअप करने लगता है। आईने के सामने बैठा आर्थर अब पहले वाला इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसी दर्द के पीछे एक खतरनाक सुकून भी छिपा हुआ था। तभी उसके घर पर उसका वही कलीग आता है जिसने उसे पिस्तौल दी थी। वह ट्रेन में हुई हत्याओं और हाल की घटनाओं के बारे में सवाल पूछने लगता है। आर्थर को महसूस होता है कि एक बार फिर लोग उसकी जिंदगी में दखल देने आए हैं, और इस बार उसके भीतर बचा हुआ धैर्य भी खत्म हो चुका था। गुस्से में वह अपने कलीग पर हमला कर देता है। वो उसे बहुत ही बुरी तरह मारता है। इसके बाद आर्थर पूरी तरह जोकर का रूप धारण कर लेता है। रंग बिरंगा सूट, चेहरे पर चमकीला मेकअप और होंठों पर खींची हुई एक डरावनी मुस्कान। अब आर्थर फ्लैक नहीं रहा था, अब सिर्फ जोकर
जोकर बचा था। अपने पसंदीदा टीवी शो में जाने के लिए वह घर से निकलता है। रास्ते भर वह सीढ़ियों पर नाचता हुआ आगे बढ़ता है, मानो उसने अपनी पुरानी पहचान को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया हो। लेकिन तभी वे दोनों पुलिस ऑफिसर फिर उसके पीछे पहुंच जाते हैं, जो ट्रेन वाली घटना की जांच कर रहे थे। उन्हें देखकर जोकर वहां से भाग निकलता है और एक ट्रेन में घुस जाता है। ट्रेन में मौजूद ज्यादातर लोग भी जोकर का मास्क पहने हुए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस उसे पहचान ही नहीं पाती। मौका मिलते ही वह वहां से निकल जाता है और सीधे अपने सपनों के मंच की ओर बढ़ता है। आखिरकार वह उस मशहूर टीवी होस्ट के सामने पहुंचता है जिसे वह सालों से अपना आदर्श मानता आया था। होस्ट मुस्कुराकर उससे पूछता है, तो क्या तुम भी उन जोकरों में से हो? क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ हो? आर्थर शांत स्वर में जवाब देता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि लोग मुझे एक आम इंसान की तरह देखें, एक साधारण जोकर की तरह। कुछ ही देर बाद लाइव शो शुरू हो जाता है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में गोथम शहर का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है। होस्ट मुस्कुराते हुए उससे पूछता है, तो बताओ आर्थर, आज तुम जोकर बनकर यहाँ क्यों आए हो? आर्थर कुछ पल चुप रहता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, क्योंकि मैं हमेशा से लोगों को हंसाना चाहता था, मैं खुशियां बांटना चाहता था, और जब लोगों ने मुझे इसी रूप में पसंद किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हमेशा इसी रूप में रहूं। पूरा स्टूडियो उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन अगले ही पल आर्थर ऐसी बात कह देता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वह शांत आवाज में कहता है, ट्रेन में जिन 3 लोगों की हत्या हुई थी उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि मैंने मारा है। ये सुनते ही पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा जाता है। होस्ट भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है, लेकिन आर्थर अब रुकने वाला नहीं था। वह आगे कहता है, हर दिन गरीब लोग मरते हैं, उनका शोषण होता है, उन्हें कुचला जाता है, लेकिन तब किसी को फर्क नहीं पड़ता। किसी न्यूज चैनल पर उनकी चर्चा नहीं होती, कोई उनके लिए आवाज नहीं उठाता। लेकिन जैसे ही कुछ अमीर लोग मारे गए, पूरा शहर हिल गया। क्यों? क्या गरीब इंसान नहीं होते? या फिर अमीर लोगों की जान की कीमत ज्यादा होती है? उसकी आवाज में सालों का दर्द, गुस्सा और बेबसी साफ सुनाई दे रही थी। फिर वह पूरे समाज की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह समाज सड़ चुका है, यह सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचता है। और फिर वह होस्ट की तरफ देखकर कहता है, तुम भी ऐसे ही हो। तुमने मुझे यहाँ इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि तुम्हें मेरी परवाह है, तुमने मुझे बुलाया क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे शो की रेटिंग बढ़ रही थी। होस्ट उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, नहीं आर्थर, बात ऐसी नहीं है। लेकिन इस बार आर्थर की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वह धीरे से कहता है, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। और अगले ही पल वह अपनी पिस्तौल निकालता है। पूरा स्टूडियो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक गोली चलने की आवाज गूंज उठती है। अफरा तफरी मच जाती है, लोग चीखते हुए बाहर की तरफ भागने लगते हैं। हर तरफ दहशत फैल जाती है। लेकिन इस बार आर्थर बिल्कुल शांत था। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं था। पहली बार उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। वह अब वही बन चुका था जिससे पूरी दुनिया डरने वाली थी। कुछ ही देर बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। हथकड़ियां लगाकर उसे पुलिस कार में बैठा दिया जाता है। लेकिन बाहर हालात पहले से भी ज्यादा बेकाबू हो चुके थे। हजारों लोग जोकर के मास्क पहनकर सड़कों पर उतर आए थे। उनकी नजरों में आर्थर कोई अपराधी नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुका था। एक ऐसा प्रतीक जो उनकी नफरत, दर्द और गुस्से की आवाज बन गया था। पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक एक एम्बुलेंस आकर उससे टकरा जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस कार पलट जाती है। कुछ देर बाद आर्थर होश में आता है। उसे बाहर निकाला जाता है। चारों तरफ उसके समर्थक मौजूद थे। वे उसे घेर लेते हैं और फिर उसे पुलिस कार के ऊपर खड़ा कर देते हैं। पूरा शहर उसके नाम के नारे लगा रहा था। उसके चेहरे पर खून बह रहा था। लेकिन तभी वह अपने चेहरे पर बहते खून को उंगलियों से फैलाकर एक मुस्कान बना लेता है। एक ऐसी मुस्कान जिसके पीछे दर्द था, तकलीफ थी, तन्हाई थी और सालों का दबा हुआ गुस्सा था। फिर वह दोनों हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। अब वह सिर्फ आर्थर नहीं था, अब वह जोकर बन चुका था और गोथम शहर उसे अपना नया चेहरा मान चुका था। उसी दौरान शहर के दूसरे कोने में थॉमस वेन अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अराजकता अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। भीड़ में मौजूद एक नकाबपोश व्यक्ति उन पर हमला कर देता है। वो थॉमस वेन और उसकी वाइफ को मार देता है, पर उसके बेटे को नहीं मारता। इसके बाद हालात और भी भयावह हो जाते हैं। फिर कहानी हमें कुछ समय बाद एक मानसिक संस्थान में ले जाती है, जहां आर्थर उसी साइकियाट्रिस्ट के सामने बैठा हुआ दिखाई देता है। वह अचानक हंसने लगता है। वो उससे पूछती है, तुम हंस क्यों रहे हो? आर्थर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, आप नहीं समझेंगी। और फिर वह धीरे धीरे वहां से चलता हुआ बाहर निकल जाता है। उसके पीछे लाल निशान दिखाई देते हैं। यह उस इंसान की कहानी थी जिसे पूरी जिंदगी ठुकराया गया, जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, जिसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी और जो धीरे धीरे टूटते टूटते उस मुकाम पर पहुंच गया जहां उसके अंदर बची हुई इंसानियत भी दम तोड़ गई। जोकर हमें यह दिखाती है कि लगातार अपमान, अकेलापन इंसान को भीतर से कितना बदल सकते हैं। और कभी कभी सबसे खतरनाक मुस्कान वही होती है जिसके पीछे सबसे ज्यादा दर्द छिपा होता है।